नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द अपडेटेड यूथ पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे भारतीय कानूनों की जो कि अंग्रेजों के समय पर बनाए गए थे और उन्हें अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरतों के अनुसार तैयार किया था। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में उनमें बदलाव करने की बेहद ज़रूरत थी, जिस वजह से हाल ही में जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने इन तीनों भारतीय कानूनों में बदलाव के लिए विधेयक को संसद में पेश किया था। ये जो 3 कानून हैं, ये आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए हैं, यानी इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तीनों के तीनों एक्ट में बदलाव हो रहे हैं, जिसके लिए संसद में विधेयक पेश किया जा चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे इन्हीं कानूनों में होने वाले बदलाव की और इनके क्या नए नाम रखे गए हैं और उनमें क्या-क्या बदलाव हुए हैं। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो के ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जो हमारे प्रेजेंट गृह मंत्री हैं, उन्होंने 11 अगस्त 2023 यानी शुक्रवार को, जो कि मानसून सत्र का आखिरी दिन था, जो हमारा मानसून सेशन चल रहा है संसद का, उसका आखिरी दिन था, उसमें उन्होंने विधेयक पेश किया जो कि अंग्रेजों के ज़माने के 3 कानूनों में संशोधन से रिलेटेड है। सरकार ने ये जो 3 कानून हैं, इनमें से एक है इंडियन पीनल कोड 1860 में, जिसको शुरू किया गया था। दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे 1898 में शुरू किया गया था। और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसे 1872 में लागू किया गया था। इनमें बदलाव करने जा रही है। संशोधन के बाद इंडियन पीनल कोड 1860 का नाम बदल करके भारतीय न्याय संहिता 2023 रख दिया जाएगा और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का नाम बदलकर भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 रखा जाएगा और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का नाम बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 रखा जाएगा। इनका जो उद्देश्य है, इन तीनों कानूनों को बदलने का जो उद्देश्य है, वो है गुलामी के तमाम प्रतीकों को आम लोगों के जीवन से दूर कर देना। क्योंकि ये तीनों कानून हमारे अंग्रेजों के ज़माने में तैयार किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, जो कि भारतीयों पर अत्याचार और केवल अंग्रेजों की संपत्तियों को सुरक्षित रखने और उनकी सरकार को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। तो ऐसे कानूनों को बदलने की बेहद ज़रूरत थी, जो कि गुलामी के प्रतीक को शो करता है। इन्हें बदलने के लिए ही ये विधेयक लाया गया। इस वजह से 160 वर्ष पहले अंग्रेजों ने जो कानून देश को दिया था, उसको पूरी तरह से बदलने की तैयारी पिछले 4 साल से की जा रही है। यानी इसके विधेयक को लाने के पीछे 4 साल की मेहनत है। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जो जटिल प्रक्रियाएं हैं, उनकी वजह से देश की जो न्याय प्रक्रिया है, उस पर काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ता था और उस बोझ को कम करने के वजह से भी इनको पेश किया गया है। न्याय में मिलने वाली जो देरी होती थी, उस देरी को भी कम करने का प्रयास किया जाएगा। गरीब और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय जो हो जाते हैं, उन्हें भी न्याय मिलने में काफ़ी समय लगता है, तो उन्हें पूर्ण न्याय दिलाना ये इस विधेयक का उद्देश्य रहेगा। और प्रेजेंट टाइम में कन्विक्शन रेट जो है वो भी काफ़ी कम है, तो इसकी वजह से जेलों में ओवरक्राउडिंग की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। अंडर ट्रायल कैदी जो हमारे होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनकी संख्याओं को कम करने के लिए भी ये विधेयक पेश किया गया है संसद में। इनमें जो विचार विमर्श किए गए हैं, उसके ऊपर हम बात करें तो 2019 में गृह मंत्रालय ने सबसे पहले इस सुधार प्रक्रिया की शुरुआत की थी। मतलब 2019 में गृह मंत्रालय जो है, वो कई सारे डिपार्टमेंट्स को चिट्ठियां लिख करके भेजता है और उनसे सुझाव मांगे जाते हैं। इसके लिए जो गृह मंत्रालय है, उसके द्वारा सभी राज्यपालों को, सभी मुख्यमंत्रियों को, उपराज्यपालों को, प्रशासकों को और गृह मंत्री के द्वारा ये पत्र लिखा जाता है। जनवरी 2020 में भारत के मुख्य न्यायाधीश, सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिलों, विश्वविद्यालयों, जो हमारे लॉ यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहां पर भी ये लेटर लिख करके भेजा गया और उनसे इस मुद्दे पर सुझाव मांगे गए। दिसंबर 2021 में सभी संसद के सदस्यों से भी सुझाव मांगे गए व देश के सभी आईपीएस अधिकारियों से भी नए कानून को लेकर सुझाव मांगे गए।
इसके साथ साथ NLU यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, उसके कुलपति के अध्यक्षता में सुझावों के लिए एक कमिटी भी, एक समिति भी तैयार की गई है। केंद्र सरकार को नए कानून के लिए बड़े स्तर पर सुझाव मिले। इनमें 18 राज्यों, 6 संघ राज्य क्षेत्र, भारत के सुप्रीम कोर्ट, 16 उच्च न्यायालय, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज और 42 संसद सदस्यों से गृह मंत्रालय को सुझाव प्राप्त हुए। इसके अलावा देश भर के IPS अधिकारियों, राज्य एवं केंद्रीय बलों से भी सुझाव मिले और तीनों कानून को लाने से पहले गृह मंत्री की अध्यक्षता में 58 औपचारिक और 100 अनौपचारिक समीक्षा बैठक भी की गई हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि IPC में क्या बदलाव हुए। जो हमारा IPC है, जिसको यूज किया जाता है गुनाह की पहचान करने के लिए, जिसका पूरा नाम है इंडियन पीनल कोड, तो इंडियन पीनल कोड का नाम बदल करके भारतीय न्याय संहिता रखा जाएगा। इसमें IPC की 511 धाराओं के स्थान पर केवल 356 धाराएं होंगी। 175 जो पुरानी धाराएं हैं उनमें बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, जबकि 22 ऐसी धाराएं हैं जिनको पूरा का पूरा निरस्त कर दिया गया है, यानी खत्म कर दिया गया है। अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करें तो CRPC का नाम बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रखा जाएगा और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में CRPC की 478 धाराओं के स्थान पर 533 धाराएं होंगी। इसकी 160 धाराओं में बदलाव हुआ है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 पुरानी धाराएं निरस्त कर दी गई हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर हम बात करें तो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो पुराना हमारा ये कानून है उसके अकॉर्डिंग इसका नया नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम रखा जाएगा और इसमें पुराने कानून के 167 धाराओं के स्थान पर 170 टोटल धाराएं होंगी। 23 धाराओं में इसमें बदलाव किया गया है और एक नई धारा जोड़ी गई है, जबकि 5 धाराएं हटा दी गई हैं, निरस्त कर दी गई हैं। इसके अलावा इसमें जो कॉलोनियल शब्द हैं उनको भी हटा दिया गया है, क्योंकि अंग्रेजों के जो रूल का टाइम पीरियड था उसको हम कॉलोनियल रूल भी या कॉलोनियल रूल टाइम पीरियड बोलते हैं। तो उनके टाइम पर यूज किए गए, अंग्रेजों के द्वारा यूज किए गए जो भी शब्द हैं उनको भी हटा दिया गया है और भारतीय शब्दों का प्रयोग किया गया है। नए कानून को भारतीय आत्मा और भारतीय सोच के हिसाब से बनाया गया है। इसमें पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, प्रोविंशियल एक्ट, लंदन गजट, ज्यूरी, बैरिस्टर, लाहौर, कॉमनवेल्थ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड, हर मैजेस्टिक गवर्नमेंट, पोजेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड जैसे अंग्रेजों से जुड़े शब्दों को हटा दिया गया है। इसके अलावा इन नए कानूनों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का प्रयास किया गया है, यानी जो भी हमारा नया लीगल प्रोसीजर सिस्टम होगा वो अधिकतर टेक्नोलॉजी पे निर्भर करेगा। नए कानून में टेक्नोलॉजी से न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर पर उपलब्ध दस्तावेज, स्मार्टफोन या लैपटॉप के मैसेज, वेबसाइट लोकेशन सर्च, डिजिटल डिवाइस पर उपलब्ध मेल मैसेजेस को सम्मिलित किया गया है। यानी इन डिजिटल डिवाइसेस पे जो भी हमारे डिजिटल एविडेंस होंगे उनको भी यहाँ पर एक प्रूफ के रूप में इंक्लूड किया जाएगा। न्याय की प्रक्रिया के दौरान इन सब चीजों का इस्तेमाल हम प्रूफ के रूप में कर सकेंगे। FIR से केस डायरी से चार्जशीट और जजमेंट तक सभी चीजों को डिजिटाइज किया जाएगा। समन और वारंट जारी करना तथा उनकी सर्विस, शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण, जांच पड़ताल, मुकदमे में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, उच्च न्यायालय में मुकदमे और सभी अपीलीय कार्यवाहियां, सभी पुलिस थानों और न्यायालय द्वारा एक रजिस्टर के द्वारा ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और अन्य विवरण रखा जाएगा। यानी इन सभी चीजों को आप एक रिकॉर्ड में, रजिस्टर में रिकॉर्ड करके रखेंगे, साथ ही साथ ये सारी की सारी चीजें डिजिटाइज भी होंगी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए समन को भी हम विधिवत भेजा गया समन मानेंगे, यानी ये एक लीगल समन माना जाएगा जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भेजा जाएगा। पुलिस के द्वारा सर्च और जब्ती की कार्यवाही करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। पुलिस द्वारा सर्च करने की पूरी प्रक्रिया
और किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण करने की भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से वीडियोग्राफी की जाएगी, यानी जो भी पुलिस प्रक्रिया करती है उस प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी होगी और ऐसे रिकॉर्डिंग को बिना किसी देरी के संबंधित मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा ताकि उनके ऊपर किसी भी तरीके का छेड़छाड़ का आरोप ना लग सके। सरकार का लक्ष्य नए बिल के जरिए कन्विक्शन रेट को 90% से अधिक करने का है। इसके लिए पुलिस द्वारा जांच अभियोजन फॉरेंसिक में सुधार की आवश्यकता है। नए कानून के लागू होने के बाद सभी राज्यों में फॉरेंसिक के इस्तेमाल को जरूरी कर दिया जाएगा, यानी जो भी हमारे केस होते हैं सभी केसेस में फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और फॉरेंसिक जांच को भी इंक्लूड किया जाएगा। 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास वाले जो भी दंडनीय अपराध हैं उन सभी मामलों में फॉरेंसिक विशेषज्ञों का उपयोग अनिवार्य कर दिया जाएगा। अभी तक ऐसा जरूरी नहीं होता था, लेकिन अब से सभी फॉरेंसिक विशेषज्ञों का इस तरीके के केस में इंक्लूजन किया जाएगा। इसके लिए सभी राज्यों में जितना भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 5 साल के अंदर तैयार करके दिया जाएगा और सरकार का लक्ष्य हर जिले में 3 फॉरेंसिक लैब और मोबाइल वैन को स्टैब्लिश करना है। इसके साथ साथ जो जीरो एफआईआर है, जिसे संगीन मामलों में ही दर्ज किया जाता था, उसे अब थाने की सीमा से बाहर भी किया जा सकेगा, यानी आप बाहरी थाने में जाकर के भी किसी दूसरे क्षेत्र की केस को अब फाइल करवा सकते हैं, उसकी एफआईआर फाइल करवा सकते हैं, जिसे जीरो एफआईआर कहा जाता था। और जीरो एफआईआर केवल संगीन मामलों में होती थी, अब ये किसी भी टाइप के केस में हो सकती है, जैसे चोरी जैसी घटनाओं में भी इसे कराया जा सकता है। हर मामले में ईएफआईआर का प्रावधान भी जोड़ दिया गया है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में और प्रत्येक थाने में एक पुलिस अधिकारी को तैनात करेगी जो किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवार वालों को देगा। पुलिस अधिकारी 90 दिन के भीतर पीड़ित को जांच की प्रगति की सूचना डिजिटल माध्यम से प्रदान करेगा, यानी जो भी वो पदाधिकारी होगा वो जिस दिन गिरफ्तारी की गई है उससे 90 दिन के भीतर की जो भी रिपोर्ट है वो किस प्रोग्रेस पे है केस, उस सभी चीजों की डिटेल पीड़ित को प्रदान की जाएगी, लेकिन डिजिटल माध्यम से। जो यौन हिंसा के मामले हैं उनमें सख्ती बढ़ाई गई है। यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान एक महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा और ये रिकॉर्ड उनके आवास पर एक महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किया जाना जरूरी होगा, यानी उसे घर पर भी अब बयान लिया जा सकता है पीड़ित से। ऐसे बयान रिकॉर्ड करते समय पीड़िता के अभिभावक या उसके माता पिता यानी उसके गार्जियन भी वहां पर उपस्थित रह सकते हैं। 7 वर्ष या उससे अधिक के जेल के मामले में अभियोजन को सरकार अगर वापस लेना चाहती है, यानी केस अगर सरकार वापस लेना चाहती है जिसमें 7 वर्ष या उससे अधिक का समय लगे या उससे ज्यादा की जेल हो, तो उस समय पर भी पीड़ित पक्ष को सुनवाई का अवसर मिलेगा, यानी पीड़ित पक्ष चाहे तो सुनवाई की लिए अपील कर सकता है। इसके अलावा जो राजद्रोह कानून है, सेडिशन लॉ, जो कि आईपीसी में इंक्लूड था, उसे भी पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। ब्रिटिश राज में सरकार के विरुद्ध जो भी हैट्रेड या कंटेंट डिसअफेक्शन को अपराध बनाया गया था, यानी उस टाइम पर आप अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलते थे तो फिर आपके खिलाफ सेडिशन लॉ जारी कर दिया जाता था, आपके ऊपर सेडिशन एक्ट लगाया जाता था। लेकिन अब इसे पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है और इसे केवल वहीं पर लगाया जाएगा जो भी देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को किसी भी तरीके से इफेक्ट करता है, यानी अगर वो देश के खिलाफ कुछ बोलता है तभी उसके उसके खिलाफ जो है राजद्रोह कानून लगाया जाएगा, अदरवाइज और किसी केस में सरकार के खिलाफ बोलने पर राजद्रोह कानून नहीं लग सकता है। इसके अलावा कम्युनिटी सर्विसेज का नया तरीका स्टार्ट किया गया है, यानी अगर कोई व्यक्ति पहली बार सजा पा रहा है तो उसे सजा के रूप में कम्युनिटी सर्विस का काम दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की सर्विस प्रोवाइडिंग का काम किया जाएगा। उसके अलावा अभी तक कई इलाकों में यह प्रैक्टिस की जाती थी और यह जज के मर्जी के अनुसार होता था। समरी ट्रायल को भी बढ़ावा दिया गया है। नया कानून जो हमारा है, नए कानून के तहत जो छोटे मोटे मामले होते हैं उनमें समरी ट्रायल के द्वारा तेजी लाई जाएगी, यानी छोटे मोटे मामलों में भी समरी ट्रायल हमारी बहुत तेज हो जाएगी। जो कम गंभीर मामले हैं जैसे चोरी, चोरी की गई संपत्ति प्राप्त करना अथवा रखना, घर में अनधिकृत प्रवेश, शांति भंग करना, आपराधिक धमकी जैसे मामलों के लिए समरी ट्रायल को अनिवार्य कर दिया गया है। उन मामलों में जहां सजा 3 वर्ष तक है, मजिस्ट्रेट लिखित रूप से दर्ज कारणों के अंतर्गत ऐसे मामलों में समरी ट्रायल कर सकता है। इसके बावजूद अगर किसी मामले में जांच की आवश्यकता है तो आरोप पत्र दायर करने के बाद
जांच को अगले 90 दिनों में पूरा करना होगा। आरोप पत्र दायर करने में 90 दिन से अधिक का कोई भी विस्तार केवल न्यायालय की अनुमति से ही दिया जाएगा, यानी जब तक कोर्ट से आदेश नहीं आएगा तब तक आप 90 दिन से ज्यादा का समय नहीं ले सकते आरोप पत्र दायर करने में। किसी भी मामले के वारंट के मामले में एक नया प्रावधान किया गया है। इसके तहत किसी न्यायालय द्वारा आरोप तय करने के लिए आरोपी पर पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिन की समय सीमा तय की गई है। इससे 32% मुकदमे में कमी आने की आशंका जताई जा रही है। इतना ही नहीं, आरोपी व्यक्ति तय करने की नोटिस की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर रिहाई के लिए भी अपील कर सकता है। यानी जिस दिन आरोप तय होगा उससे 60 दिन के अंदर जो आरोपी व्यक्ति है वो अपील कर सकता है रिहाई के लिए, बेल के लिए। जजमेंट में भी अब देरी नहीं होगी, ऐसा सरकार का मानना है कि बहस पूरा होने के बाद 30 दिन के अंदर जज को फैसला देना होगा और नए कानून के तहत किसी भी मामले के बहस पूरा होने के बाद न्यायाधीश को 30 दिन की अवधि के अंदर निर्णय देना होगा। अगर कोई विशिष्ट कारण है तो ये 60 दिन की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस केस में भी फैसले को यानी जो भी न्याय है उसे सिर्फ 2 बार टाला जा सकता है, उसके बाद न्याय सुनाना ही होगा जज के द्वारा। जो भी सिविल सर्वेंट थे उनके खिलाफ अभी तक मुकदमा जल्दी नहीं दायर होता था, लेकिन अब उनको भी इस नए कानून के तहत इंक्लूड किया गया है। यानी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई मामला है और उसे चलाने के लिए सहमति या असहमति पर सक्षम अधिकारियों को 120 दिनों के अंदर निर्णय लेना होगा। यानी जो भी उससे रिलेटेड हायर या सीनियर सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें 120 दिन के अंदर निर्णय लेना होता है कि उस सरकारी कर्मचारी के अंदर दोषी सरकारी कर्मचारी के ऊपर केस चलाया जाएगा कि नहीं। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो ये मान लिया जाएगा कि अनुमति प्रदान कर दी गई है सीनियर्स के द्वारा और फिर उस सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा शुरू कर दिया जाएगा। नए कानून में जमानत एवं बॉन्ड शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। नए कानून में यह तय किया गया है कि सिविल सर्वेंट, एक्सपर्ट और पुलिस पदाधिकारियों के स्थान पर पद ग्रहण करने वाले अधिकारी ही उनके कार्यकाल से जुड़े मामले में गवाही दे पाएंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति जो कि एक सरकारी कर्मचारी है या सिविल सर्वेंट है तो वो रिटायरमेंट ले लेता है और रिटायरमेंट लेने के बाद उसकी जगह पर जो भी नया कर्मचारी वहां पर आएगा, जो भी नया पदाधिकारी आएगा, वो नया पदाधिकारी उस जगह पर चलने वाले केस के लिए उत्तरदायी होगा, वो वहां पर गवाही दे सकता है। जो भी घोषित अपराधी होंगे उनकी संपत्तियों की कुर्की भी की जाएगी, संपत्तियों को यहाँ पर पूरी की पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। यानी नए कानून के मुताबिक 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा या आजीवन कारावास और मृत्यु दंड की सजा वाले मामलों में जो भी दोषी होगा उसको घोषित अपराधी जो होगा उसकी घोषित संपत्ति को यहाँ पर कुर्क करने की पूरी की पूरी कोशिश की जाएगी। जो घोषित अपराधी होंगे उनके मामले में भारत और भारत से बाहर की संपत्ति की कुर्की और उनकी जब्ती करने के लिए भी इस कानून में नया प्रावधान तैयार किया गया है। आतंकवाद की नई परिभाषा को इंक्लूड किया गया है। पहले आतंकवाद की पूरी परिभाषा यहाँ पर नहीं इंक्लूडेड थी कि आतंकवाद किसे कहा जाएगा, लेकिन नए कानून के तहत आतंकवाद की भी नई परिभाषा इसमें इंक्लूड की गई है। संसद में पेश किए गए भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद की व्याख्या की गई है, यानी पहली बार इसे भारतीय न्याय संहिता में इंक्लूड किया गया है, इंडियन पिनल कोड में इंक्लूड किया जाएगा। इसे एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। साथ ही संगठित अपराध में संबंधित एक नई धारा भी जोड़ी गई है। अभी तक आईपीसी में इस तरह की कोई धारा नहीं थी। संगठित अपराध के नए प्रावधानों में सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां अथवा भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य को जोड़ा गया है। यानी जो भी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं, ऐसी कोई भी एक्टिविटी को हम यहाँ पर आतंकवाद डिक्लेयर कर सकते हैं। महिलाओं के प्रति अपराध के खिलाफ बड़े कदम लिए गए हैं, यानी जो भी महिलाओं से जुड़े मामले हैं उनके लिए नए कानून को और सख्त बनाया गया है। शादी, रोजगार, प्रमोशन के झूठे वादे और अपनी गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने को एक नए अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है और गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है।
18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में, यानी जो माइनर बच्चियां होंगी, उनका अगर रेप या गैंग रेप होता है तो ऐसे मामले में जो भी दोषी होगा उसको आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा दी जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग को भी अपराध की श्रेणी में जोड़ा गया है। पहले देश में मॉब लिंचिंग को लेकर आईपीसी में कोई भी धारा नहीं थी, लेकिन अब इसे जोड़ दिया गया है, एक नया प्रावधान तैयार किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय आदि के आधार पर की गई हत्या से संबंधित अपराध एक नया प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसके लिए कम से कम 7 साल की सजा या आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है। चेन स्नैचिंग का भी एक नया प्रावधान बनाया गया है। इस दौरान पीड़ित अगर गंभीर चोट के कारण लगभग निष्क्रिय शारीरिक स्थिति में जाता है, यानी वो चलने फिरने में नहीं सक्षम है, या स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो अपराधी को कठोर दंड दिया जाएगा। यानी जो भी चैन स्नैचर होंगे या जो स्नैचिंग करते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा अगर पीड़ित को कोई किसी भी तरीके की चोट आती है तो जो स्नैचर्स होंगे उनको कठोर दंड दिया जाएगा। बच्चों के द्वारा अपराध कराने वाले व्यक्तियों के लिए कम से कम 7 से 10 साल की जेल का प्रावधान भी किया गया है। लापरवाह अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी की जल्दबाजी या लापरवाही से अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है और वह अपराधी अपराध स्थल से भाग जाता है और पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने खुद को प्रस्तुत नहीं करता या घटना का खुलासा करने में असफल होता है, तो उससे जो कैद की सजा दी जाएगी उसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही उस पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। सजा माफी को तर्कसंगत बनाया गया है। इस नए कानून में मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास की सजा में बदला जा सकता है, लेकिन उसे पूर्णतया माफ नहीं किया जाएगा। अभी तक इससे रिलेटेड जो भी, यानी सजा माफी से रिलेटेड जो भी केस होता था, उसके लिए आप राज्यपाल या राष्ट्रपति के सामने अपील कर सकते थे। जिसे आजीवन कारावास की सजा मिलती है उसे कम से कम 7 वर्ष की अवधि जेल में काटनी ही होगी। एक नया प्रावधान ये तैयार किया गया है। जो भगोड़े होंगे अब उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकेगी, यानी जो देश छोड़ करके चला गया है उनके ऊपर भारत में मुकदमा चलाया जाएगा और मुकदमा तब तक चलता रहेगा जब तक उसके ऊपर जजमेंट नहीं आ जाता है। ऐसा करने से जो भगोड़े हैं, जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम है, इनके ऊपर भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है। अब अपराध की आय से जुड़ी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा, यानी नए कानून के मुताबिक किसी अपराध की आय से जुड़ी संपत्ति को कुर्क करने और जब्त करने के संबंध में कानून में नई धारा को जोड़ा गया है। जांच करने वाला पुलिस अधिकारी इसका संज्ञान लेने के लिए न्यायालय में आवेदन दे सकता है कि संपत्ति को आपराधिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया गया है। इस प्रकार की संपत्ति को न्यायालय द्वारा कुर्क किया जा सकता है यदि संपत्ति धारक व्यक्ति अपनी उपस्थिति के संबंध में ठोस स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है। इस धारा के जुड़ने के बाद आर्थिक अपराधी जैसे विजय माल्या और नीरव मोदी, ये जो आर्थिक अपराधी हैं जो कि देश का पैसा लेकर के विदेश भाग गए हैं, इनके अपराध, ऐसे अपराधियों की संपत्ति को भी जो कि भारत में उपस्थित है उनको कुर्क किया जा सकता है। इसके अलावा इन नए कानूनों के आ जाने की वजह से पुलिस के जो पुलिस थाने होंगे देश के, उनमें बड़ी संख्या में यहाँ पर कार बाई जैसे केस से जुड़ी संपत्तियां पड़ी रहती हैं जो कि बेकार हुआ करती हैं, जो कि लंबे समय तक पुलिस थानों में पड़ी रहती हैं। नए कानून के आ जाने के बाद इन संपत्तियों की मजिस्ट्रेट के द्वारा एक विवरण तैयार किया जाएगा और उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करवाई जाएगी, और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होने के बाद उन संपत्तियों को तुरंत निपटान के लिए प्रावधान तैयार किया गया है, यानी संपत्तियों को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। जो भी फोटो या वीडियोग्राफी की जाएगी संपत्तियों की, उनको किसी भी केस की जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में सबूत के रूप में भी उपयोग किया जा सकेगा। जो भी ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के 30 दिनों के भीतर संपत्ति चाहे तो डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी या फिर उसे बेच दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति केस जीत जाता है तो उससे जुड़ी हुई जो भी संपत्ति है जो कि जब्त कर ली गई थी, उस बेचे गए सामान को पहले पैसे के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा कि उसका प्रेजेंट टाइम में क्या मनी वैल्यू है, और उतना ही कैश फिर उस व्यक्ति को जो केस जीतता है उसे वापस कर दिया जाएगा। यानी जो भी संपत्ति है वो केस जीतने के बाद आपको पैसे के रूप में ही वापस मिलेगी। ड्रग्स के मामलों में सरकार ने नया नियम ला दिया है। जो भी ड्रग्स पकड़े जाएंगे वो ड्रग्स पूरे के पूरे तरीके से नष्ट कर दिए जाएंगे। इनको यहाँ पर किसी भी तरीके से नहीं रखा जाएगा, ये पूरे के पूरे ही बेकार
हो जाएंगे और इनको पूरा तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। तो ये हमारे 3 नए कानून हैं जो कि अंग्रेजों के ज़माने के हैं। इनमें इस तरीके से कुछ नए प्रावधान किए गए हैं और इनके नाम बदल करके भी यहाँ पर नए नाम दिए गए हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए आपको ये सारी बातें समझ में आई हों और जो भी ज़रूरी जानकारी है वो प्राप्त हो गई हो। धन्यवाद दोस्तों।